डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे इस उम्मीद में कि कोई बड़ी डील होगी। मिड टर्म इलेक्शंस के पहले जो माहौल बना है वो सुधरेगा। नतीजा बदले ना बदले, कुछ वोटों की संख्या में इजाफा हो जाए। ट्रंप को यह भी लगा होगा कि मैं चीन जाकर अपनी धौंस दिखा दूंगा, लेकिन जैसा माहौल ट्रंप बनाना चाहते थे वो नहीं बना। उल्टा माहौल बन गया चीन के पक्ष में। जिनपिंग दौड़कर ट्रंप के गले नहीं लगे। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उन्होंने बात की। कोई बड़ी डील नहीं हुई, बहुत बड़ी सहमति नहीं बनी। बस हॉर्मुज के मुद्दे पर चीन ने बयान दिया कि हॉर्मुज खुलना चाहिए, उस पर टोल नहीं लगना चाहिए जैसा ईरान चाहता है। लेकिन चीन ये भी बोलने से पीछे नहीं हटा कि ईरान में अमेरिका और इजराइल को जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। चीन ने इनएडवाइजेबल शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब ऐसा काम जिसकी सलाह नहीं दी जाती। अमेरिका लगातार कहता आया है कि यूक्रेन की जंग में चीन भी रूस का मददगार है, लेकिन ट्रंप इस विषय पर भी चीन से खाली हाथ ही लौटे। बल्कि चीन ने अलग सुना दिया कि ताइवान वाले मुद्दे पर आपको संभल कर रहना चाहिए, वरना आपसे हमारे संबंधों पर असर पड़ जाएगा। ताइवान हमारे लिए रेड लाइन है। ट्रंप लगभग खाली हाथ अमेरिका लौटे हैं और उनके पीछे बीजिंग पहुंचे उनके दोस्त व्लादिमीर पुतिन। चीन आज कहां है, इसका इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रपति एक ही हफ्ते में जिनपिंग के सामने बैठे दिखाई दिए। दुनिया जानती है कि ट्रंप और पुतिन दोनों चीन से कुछ मांगने पहुंचे थे। चीन ने बिना कुछ कहे दुनिया को संदेश दे दिया कि आप चाहे जो हो, आपको सिर नवाने बीजिंग ही जाना पड़ेगा। 20 मई की रात को जब पुतिन बीजिंग से लौटे तो यह आश्वासन लेकर लौटे कि रूस और चीन की दोस्ती अब भी पक्की है। दोनों नेताओं ने उस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन किए जिसमें कहा गया कि दुनिया किसी एक देश के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। कौन सा देश? कोई भी गेस कर सकता है, अमेरिका। एक तरफ ट्रंप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि बोइंग को चीन से 200 जहाजों का ऑर्डर मिला है या नहीं मिला है, और दूसरी तरफ पुतिन की यात्रा के बाद सूचनाओं का अंबार है। जिनपिंग पुतिन मीट में 40 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। एक गैस पाइपलाइन पर बात आगे बढ़ी है ताकि हॉर्मुज की नाकेबंदी जैसी संकट से भविष्य में बचा जा सके। यूक्रेन युद्ध पर भी दोनों लगभग एक सुर में दिखे। जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि यूक्रेन संकट के रूट कॉज खत्म होने चाहिए। ये रूसी लाइन है कि यूक्रेन में जंग की असली वजह नेटो और ईयू का विस्तार है, यानी पुतिन संतुष्ट होकर लौटे हैं। लेकिन एक बार फिर असली विजेता साबित हुआ है चीन। तो आज के शो में हम जानेंगे पुतिन की चीन यात्रा का हासिल क्या रहा, क्या क्या डील्स हुई और अमेरिका के लिए ये बुरी खबर क्यों है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। याद कीजिए, कुछ दिन पहले हमने राजदूत के एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप के G2 वाले बयान का जिक्र किया था। ट्रंप चाहते थे कि चीन और अमेरिका साथ आ जाएं, साथ काम करें, धंधा करें, खुश रहें, दोनों की हेजेमनी दुनिया पर रहे। दुनिया के जो बाकी देश हैं ऑब्वियसली असहज हुए होंगे, लेकिन ज्यादा असहज हुआ होगा रूस और पुतिन, क्योंकि रूस खुद को अमेरिका के बराबर न सही लेकिन नंबर 2 तो समझता ही है। रूस की असली चिंता है या उसकी इनसिक्योरिटी का एक बड़ा बिंदु है कि चीन का जो सपोर्ट है वो बना रहेगा या नहीं, क्योंकि चीन के बिना उसका सर्वाइवल मुश्किल है। आज दुनिया में सिर्फ एक बल्क बायर है, एक बड़ा खरीदार है जो रूस से तेल और गैस खरीदता है। वो चीन ही है, जिसके जरिए एडवांस टेक्नोलॉजी रूस तक आज भी पहुंच रही है, वरना रूस पर तो प्रतिबंध लगे हुए हैं। चीन में ही असेंबल हुए ड्रोन रूस यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसे चीन को सोयाबीन बेचना है, बोइंग का जहाज बेचना है, वहां से चुंबक और रेयर अर्थ मिनरल लेने हैं। तो यह ऐसा है कि एक अनार के पीछे दो बीमार हैं और दोनों बीमार फिक्रमंद हैं और अनार अपनी पोजीशन का आनंद ले रहा है। चीन लंबे वक्त से यह करता आ रहा है, कभी ये कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी यूएस कार्ड, कभी सोवियत कार्ड। साल 1969 की बात है। चीन के अंदर उथल पुथल थी क्योंकि उस वक्त वहां कल्चरल रेवोल्यूशन चल रही थी। सत्ता के अंदर संघर्ष था, सेना और पार्टी के बीच अविश्वास था, सोवियत यूनियन के साथ सीमा विवाद चल रहा था, झड़प पड़प हो गई थी उनके नॉर्दर्न बॉर्डर पर। दूसरी तरफ अमेरिका भी वियतनाम वॉर में उलझा हुआ था। तब चीन के सर्वे सर्वा थे माओ जेडोंग। माओ को समझ आ गया था कि दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हैं जिनसे चीन को खतरा हो सकता है। इसलिए उस बरस माओ ने अपने 4 सबसे अनुभवी मिलिट्री ऑफिसर्स को बुलाया और उनसे कहा कि ठंडे दिमाग से दुनिया की पावर पॉलिटिक्स को आप समझो और मुझे सजेस्ट करो कि असली खतरा कहां से है, हम प्रिपेयर करेंगे। इन अफसरों ने माओ की ही एक थ्योरी का इस्तेमाल किया,
लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस का, जो कहता है कि दुनिया आगे बढ़ती है कॉन्ट्रडिक्शन से, लेकिन हर कॉन्ट्रडिक्शन बराबर नहीं होता, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अब अगर आपको सरवाइव करना है इस दुनिया में तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन कौन सा है, उसके हिसाब से आपको अपनी पोजीशन तय करनी पड़ेगी। उन 4 अफसरों ने बैठकर पूरी दुनिया का विश्लेषण किया और एक हायरार्की बनाई कॉन्ट्रडिक्शन की। सबसे ऊपर उन्होंने रखा अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच का कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर थे, दोनों ही न्यूक्लियर पावर रखते थे और पूरी दुनिया में दोनों ही इन्फ्लुएंस चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चीन और सोवियत यूनियन के बीच है, क्योंकि विचारधारा तो इनके समान है, लेकिन दोनों के रिश्ते खराब हो चुके थे, बॉर्डर पर सीधा खतरा मौजूद था। सबसे नीचे इन्होंने रखा अमेरिका और चीन के बीच का कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि भले ही दोनों के बीच दुश्मनी थी, लेकिन सीधा खतरा तब नहीं था। अमेरिका एक ऐसी चुनौती थी जिससे निपटा तो जाना था, लेकिन भविष्य में, और यहीं से पूरी रणनीति बदल गई। माओ के सामने अब बिल्कुल तस्वीर साफ थी। अगर सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच है, तो चीन को उस टकराव का फायदा उठाना चाहिए, ना कि खुद दोनों से एक साथ लड़ना चाहिए। फायदा, चीन को फायदा कहां दिख रहा था? सोवियत यूनियन से चीन की वैचारिक साझेदारी थी, लेकिन वो कई वादे करके मुकर भी गया था। सोवियत लोगों ने वादा किया था कि चीन को न्यूक्लियर पावर देंगे, न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक। शुरुआती काम हुआ, इंजीनियर्स उनके आए, लेकिन फिर सोवियत संघ ने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया। चीन के लिए ये एक धोखा था। चीन ने अपने लिए बम तो बनाया, लेकिन उसे ये समझ में आ गया कि एक ही जगह से सारी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो उन 4 अफसरों ने माओ से कहा कि प्ले द अमेरिकन कार्ड, यानी अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करो आप अभी। इस रणनीति का असर कुछ ही सालों में दिखा। 1972 में रिचर्ड निक्सन चीन जाते हैं। उस समय एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि उससे पहले दोनों देशों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था, और ये विजिट ग्लोबल पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल देती है। अमेरिका और चीन के बीच दूरी घटती है। कई साल सोवियत यूनियन के चीन के साथ रिश्ते जो थे, इसी वजह से ठंडे रहे। अमेरिकियों ने इसके बाद चीन की खूब मदद की, कुछ जानकर की, कुछ अनजाने में की। अब पछता रहे हैं। उनके अधिकारी भारत के रायसीना डायलॉग में आकर बोलते हैं कि हम भारत की मदद तो करेंगे अब, लेकिन वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चीन के साथ की थी, क्योंकि चीन ने अमेरिकी कार्ड खेलते हुए अमेरिका को ही सरप्राइज कर दिया। अब हालत यह है कि ट्रंप की यात्रा में ताइवान का जिक्र तो होता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे ट्रंप चाहते थे। लंबी लंबी डींगे वो हाँक नहीं पाए, बल्कि नसीहत लेकर लौटे कि ताइवान को लेकर ज़्यादा फड़फड़ाना नहीं है, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, वरना दिक्कत होगी। यही वजह है कि पुतिन इस मुलाकात से खास नर्वस नहीं थे जो ट्रंप और जिनपिंग की हुई। चीन के साथ सोवियत संघ के ज़माने में जो तल्खी क्योंकि थी, वो रूस के ज़माने में नहीं है। सीमा विवाद अब निपट चुका है। इसी सीमा से तेल और गैस की पाइपलाइन आती है। भुगतान डॉलर की जगह युआन में होता है। और यूक्रेन में जब रूस का हाथ तंग हुआ, तो क्या नॉर्थ कोरिया चीन से भी लोग लड़ने गए? ऐसा यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है। पुतिन इसी घनिष्ठता को एक लेवल ऊपर पहुंचाने बीजिंग गए थे। आप याद कीजिए, पुतिन यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद बहुत कम हवाई यात्राएं करते हैं, बहुत ही कम देशों में जाते हैं, लेकिन जिनपिंग से मिलने वो गए और इसका उन्हें फायदा हुआ। यूक्रेन पर रूसी लाइन लेने वाली बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा करीब 40 डील्स पर साइन हुए हैं। इनमें एनर्जी कॉर्पोरेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी है, डिजिटल पेमेंट्स में सहयोग है, और इन सब के साथ लोकल करेंसी में व्यापार भी शामिल था। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक नई गैस पाइपलाइन की। डील अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन इस पर बात आगे बढ़ी है। अगर ये पाइपलाइन बन जाती है तो रूस की अर्थव्यवस्था जो जंग की वजह से लड़खड़ा रही है, वो फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और फिर पुतिन यूरोप पर निर्भर भी नहीं रहेंगे। दरअसल सोवियत संघ के दौर से लेकर हाल के सालों तक यूरोप रूसी गैस पर काफी निर्भर रहा है। उन्हें रूस से सस्ती गैस मिल रही थी। दूसरी तरफ रूस के लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। गैस बेचकर रूस अरबों डॉलर कमाता था और उसी पैसे से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता भी था। लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और उसके बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाने शुरू किए, तभी रूस को महसूस हुआ कि यूरोप पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। अगर भविष्य में यूरोप रूस से गैस खरीदना बंद कर दे तो रूस क्या करेगा? उसी समय रूस ने एशिया और खासकर चीन की तरफ देखना शुरू किया, और इसी दौरान रूस और चीन के बीच पावर ऑफ साइबेरिया 1 नाम की पहली बड़ी गैस पाइपलाइन पर काम शुरू हुआ। 2014 में दोनों देशों के बीच करीब 400 अरब डॉलर की गैस डील हुई। इसके तहत रूस ने पूर्वी साइबेरिया से चीन को गैस भेजने का समझौता किया।
कई साल काम चला और 2019 में पाइपलाइन चालू हो गई। लेकिन पावर ऑफ साइबेरिया 2 और ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होगा। असल में रूस के सबसे बड़े गैस भंडार जो हैं वो वेस्टर्न साइबेरिया के यमाल में हैं। इसी इलाके से दशकों तक यूरोप को भारी मात्रा में गैस भेजी गई, बहुत सस्ती। रूस चाहता था कि भविष्य में अगर यूरोप अपना मार्केट बंद करे तो उसी गैस को चीन की तरफ डाइवर्ट किया जाए। प्लान यह है कि रूस के यमाल से पाइपलाइन निकलेगी और मंगोलिया के रास्ते चीन पहुंच जाएगी और हर साल लगभग 50 अरब घन मीटर गैस चीन को मिलेगी। बहुत बड़ा वॉल्यूम है। आप अगर कंपेयर करेंगे तो लगभग उतनी ही गैस है जितनी कभी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए यूरोप को भेजी जाती थी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर बातचीत चली, लेकिन 2022 में यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई तो इस प्रोजेक्ट की अहमियत कुछ बढ़ी। क्यों? यूरोप ने रूस से गैस लेना कम कर दिया। फिर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को सबोटाज किया यूएस ने। रूस के लिए यह बहुत बड़ा झटका था क्योंकि उसका सबसे बड़ा एनर्जी मार्केट कमजोर होने लगा। रूस चाहता था कि चीन जल्द से जल्द इस परियोजना को मंजूरी दे दे ताकि यूरोप में जो नुकसान उसको हो रहा है उसकी भरपाई हो। लेकिन यहां दो बड़ी दिक्कत आई। पहली ये कि ऊपर से देखने पर रूस और चीन बहुत करीबी साझेदार दिखाई देते हैं, लेकिन इस परियोजना में दोनों के जो हित हैं अलग अलग हैं। रूस को इस पाइपलाइन की बहुत जरूरत है, जबकि चीन जल्दबाजी में नहीं है। चीन पहले से कई देशों से गैस खरीदता है। कतर से तो लेता ही है, जो अभी हॉर्मुज की वजह से थोड़ा स्ट्रेस में है। वो तुर्कमेनिस्तान से भी गैस लेता है। दूसरे भी विकल्प हैं सेंट्रल एशिया में। यानी चीन पर वैसा दबाव नहीं है जैसा रूस महसूस कर रहा है। दूसरी बात यह है कि विवाद गैस की कीमत पर भी है। चीन चाहता है कि उसे बेहद सस्ती गैस मिले, दूसरी तरफ रूस बेहतर दाम चाहता है। इसके अलावा चीन अपने हिसाब से गैस खरीदना चाहता है। किसी लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट में वो पड़ना नहीं चाहता, स्पेशली हाई रेट्स पर, जैसा अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में होता है। एक लॉकिंग पीरियड भी होता है और एक प्राइस भी लॉक होता है। होता क्या है कि ऐसे प्रोजेक्ट बनाने में अरबों डॉलर का खर्च होता है। अब अगर ये बन गया और बाद में देने वाला गैस बेचने से मना कर दे या लेने वाला गैस खरीदने से मना कर दे तो पाइपलाइन बनाने वाला तो दिवालिया हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट बनाते वक्त एक लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट भी होता है कि आप इतना माल तो लेंगे और इतना दाम तो देंगे। चीन इसी तरह के लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट से बचना चाहता है क्योंकि एक तो उसके पास एक से ज्यादा सप्लायर्स हैं और दूसरा वो तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहा है। चीन का टारगेट है कि जितना हो सके इंपोर्ट होने वाले हाइड्रोकार्बन यानी गैस और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम की जाए। इसलिए उसने BYD जैसी कंपनियों को पाला है, पोसा है। लेकिन रूस के लिए बिना गैस की खरीद और दाम सुनिश्चित किए आगे बढ़ना मुश्किल है। रूस ने कुछ पैसा खर्च कर भी दिया है, सर्वे और मैपिंग हो गई है, कुछ एक जगहों पर जमीनी काम हुआ है। ऐसे में रूस चाहता है कि चीन जल्दी सौदा तय करे, क्योंकि जितना चीन लेट करेगा उतनी प्रोजेक्ट की लागत ही बढ़ेगी। ये पाइपलाइन 2800 किलोमीटर लंबी होगी, 2800 किलोमीटर मंगोलिया और साइबेरिया में। और कहां से जाएगी? मंगोलिया और साइबेरिया से। दुनिया के सबसे सुदूर इलाके हैं जहां पर्माफ्रॉस्ट की प्रॉब्लम भी है, जमीन से नीचे बर्फ जमती है। अब इस पर कंस्ट्रक्शन मुश्किल होता है, महंगा होता है। मंगोलिया ने अपने हिस्से में कुछ काम किया है और वहां इस परियोजना को सोयुज वोस्तोक नाम भी दिया गया है। लेकिन मंगोलिया अपने दम पर इसे बना नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास इतने फंड्स हैं ही नहीं। पिछले कुछ समय में हर बड़ी रूस चीन बैठक में इस प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ है। पुतिन और शी कई बार एनर्जी कोऑपरेशन को अपने रिश्तों की रीढ़ बता भी चुके हैं। वो ये गैस पाइपलाइन ही हैं। रूस बस फाइनल हरी झंडी चाहता है। इस बार भी बात आगे कुछ बढ़ी है। जानकार कहते हैं कि चीन जल्दी इसके लिए राजी हो सकता है क्योंकि हॉर्मुज संकट की वजह से उसे भी दिक्कत हो रही है। हॉर्मुज का सबक दो तरफा है। पहला तो ये कि एनर्जी के लिए दूसरे स्रोत भी होने चाहिए, वरना भारत जैसी स्थिति हो जाती है। ये तो किसी और के चोक पॉइंट की वजह से आपका हाल हुआ है। दूसरा सबक यह है कि अगर आपका अपना कोई चोक पॉइंट है जिसे दुश्मन यूज कर सके तो उसका भी बाईपास आपके पास होना चाहिए। मलाक्का स्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं। मलाक्का स्ट्रेट को लेकर चीन के प्रतिद्वंद्वी लगातार कहते आए हैं कि यह चीन की कमजोर नस है जिसे जरूरत पड़ने पर दबाया जा सकता है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए इसी का समाधान निकालने की कोशिश की है। यूरोप तक का रास्ता उन्होंने सेंट्रल एशिया होते हुए बना लिया है। मालगाड़ियां उनकी चलती हैं। रही बात मलाक्का स्ट्रेट से आने वाले पेट्रोलियम और गैस की, तो पावर ऑफ साइबेरिया जैसी पाइपलाइंस इसी का विकल्प बन सकती हैं। तो ये थी चीन और रूस के धंधे की बात, लेकिन बात धंधे में ही सीमित नहीं रही, पॉलिटिक्स की भी हुई। अमेरिका के खिलाफ दोनों देशों ने एकजुटता दिखाई। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के आगे न बढ़ने पर चिंता जताई दोनों ने। ये समझौता लंबे वक्त से चला आ रहा है, 2010 में रिन्यू हुआ था। इसके तहत अमेरिका और रूस अपने
डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड जो तैयार रखे जाते हैं फायर करने के लिए, और इन्हें चलाने वाले लॉन्चर्स, इनकी संख्या को लिमिट करने पर राजी हुए थे। साथ ही जॉइंट इंस्पेक्शंस की व्यवस्था थी ताकि दोनों पार्टी संतुष्ट रहें कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। ये ट्रीटी हाल ही में खत्म हो गई, इसे रिन्यू होना था। पुतिन ने कहा कि रिन्यू करते हैं, लेकिन ट्रंप ने भाव नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि अमेरिका सिर्फ रूस के साथ डील नहीं करना चाहता, चीन भी तेजी से परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी संधि हो अब भविष्य में उसमें चीन भी हो। अब इस बारे में चीन का कहना है कि भाई ये तो तुम दोनों के बीच की बात है, हमारे पास हथियार अमेरिका से भी कम है, रूस से भी कम है, हमें इसमें शामिल नहीं होना है। अब जब पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हुई तब दोनों ने मिलकर अमेरिका के इस कदम की आलोचना की, कहा कि यह दुनिया के लिए खतरनाक है। रूस चीन बैठक में ट्रंप के गोल्डन डोम की भी आलोचना हुई। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका करीब 175 अरब डॉलर खर्च करके एक बड़ा रक्षा कवच बनाना चाहता है जो दुश्मन देशों के मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा सके। उनके पास अभी भी मिसाइल डिफेंस है, एक अपग्रेडेड सिस्टम लेके आना चाहते हैं जिसका नाम ट्रंप ने दे दिया है गोल्डन डोम। इसके लिए अमेरिका अपने मिडवेस्ट इलाके में कुछ तैयारी कर रहा है। अब ऊपर से देखने पर यह सिर्फ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट लगता है, कोई भी देश चाहेगा कि अगर उसके ऊपर मिसाइल से हमला हो तो वो बचा सके खुद को, मिसाइल शील्ड तो इंडिया भी बना रहा है। लेकिन रूस और चीन इसे बहुत अलग नज़र से देखते हैं। बात यह है कि दुनिया म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड थ्योरी पर टिकी हुई है, डर पे, न्यूक्लियर डर। अमेरिका रूस पर हमला नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि रूस भी जवाब में परमाणु हमला करेगा। रूस भी यही सोचता है, इसी वजह से दोनों सीधे युद्ध से बचते हैं। लेकिन रूस और चीन को डर है कि अगर अमेरिका बहुत ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना ले तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि तब अमेरिका को लग सकता है कि अगर रूस या चीन हमला करेंगे तो उनकी मिसाइलें रास्ते में ही रोक ली जाएंगी, यानी अमेरिका खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित और ताकतवर महसूस करेगा। इन दोनों की, पुतिन की और जिनपिंग की चिंता यह है कि अगर एक देश खुद को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की कोशिश करेगा तो बाकी देश उससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाना शुरू करेंगे, यानी हथियारों की एक नई दौड़ शुरू होगी। आसान भाषा में कहें तो अगर अमेरिका ढाल बनाएगा तो रूस और चीन ऐसी तलवार बनाएंगे जो उस मजबूत ढाल को तोड़ दे। इसलिए पुतिन और शी जिनपिंग ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका की योजना दुनिया में जो शक्ति संतुलन है उसे बिगाड़ सकती है। दोनों देशों ने आरोप लगाया कि अमेरिका लगातार अपनी मिलिट्री को मजबूत कर रहा है। रूस को खास डर इसलिए है क्योंकि कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक तरह का संतुलन था। दोनों जानते थे कि कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता, लेकिन अब रूस को लगता है कि अमेरिका नई तकनीक के जरिए वही संतुलन बदलना चाहता है। चीन भी इसे अपने खिलाफ तैयारी की तरह देखता है, क्योंकि पहले से ही ताइवान, साउथ चाइना सी में अमेरिका सैन्य मौजूदगी से तनाव बढ़ाता है, ऐसा चीन का मानना है। मतलब बीजिंग में पुतिन जिनपिंग की जो मुलाकात हुई उसमें मामला विन विन रहा। पुतिन वो सब सुनकर गए जो वो सुनना चाहते थे या दुनिया को सुनाना चाहते थे, और जिनपिंग को वो लेजिटिमेसी मिली कि वो असली पावर ब्रोकर है जिनके यहाँ दुनिया की सुपर पावर्स अपनी समस्याएं लेकर आती हैं। जैसी माओ को सलाह दी गई थी, चीन ने अमेरिकन कार्ड प्ले किया है और बढ़िया प्ले किया। ये तो अमेरिका की व्यवस्था हुई। रूस से चीन इतना आगे निकल चुका है कि वो चीन के साथ गेम में बैठने लायक अभी नहीं है, पुतिन भी जानते हैं। अब यहां से जिनपिंग चीन को कहां लेकर जाएंगे ये वक्त बताएगा। भारत के लिए इस कहानी में दिलचस्पी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हंसें रोएं चीन हमारा पड़ोसी रहेगा और वो जो भी करेगा उसका असर हम पर जरूर पड़ेगा। ये वक्त चीन से अभिभूत होने का नहीं है, न उससे डरने का है। ये वक्त चीन को समझने का है ताकि सही समय आने पर सही कार्ड खेला जा सके। इसी के साथ राजदूत कंक्लूड होता है। चलते चलते आपको एक मैसेज दे दें, मणिपुर में पिछले 3 सालों से जो चल रहा है बड़ा चिंताजनक है। आए दिनों कोई ना कोई ऐसी घटना सुनाई देती है जिससे हर बार ये लगता है कि आखिर मणिपुर के हालात कब सुधरेंगे, लेकिन एक सवाल भी उठता है कि हालात 3 साल बाद भी सुधर क्यों नहीं पा रहे। इसी सवाल को लेकर हमारी टीम ने मणिपुर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो 21 मई को सुबह 9 बजे हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रीमियर होगी, जिसमें मणिपुर के इस पूरे संघर्ष में पिस रहे आम लोगों की बात होगी। तो देखना मत भूलिएगा आप इस डॉक्यूमेंट्री को। इसी के साथ राजदूत हम कंक्लूड करते हैं। आज के राजदूत को साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और तौफीक ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।